मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग तरंग की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो तरंग की जो द्वैत प्रकृति है उसका यह मतलब है जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, या फिर प्रकाश की जो हम लोग विकिरण कहते हैं, वो एक्चुअल में कण की और तरंग की दोनों की तरह व्यवहार करता है। इस वजह से यहाँ पे द्वैत लिखा है ना। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य मतलब कण मतलब पदार्थ, पदार्थ की दोहरी प्रकृति, ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की दो प्रकृति है, तो वो कौन कौन सी प्रकृति है? एक तरंग की प्रकृति और दूसरा क्या है? कण की प्रकृति। अब तरंग की प्रकृति कैसे है? क्योंकि प्रकाश देखिए हो कि प्रकाश क्या होता है, गति करता है ना। तो गति कर रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? उसको तरंग बोल रहे हैं। और हम लोग ये जानते हैं प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो कैसे होती है? छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहती है ना, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। अब ये बंडल के रूप में है और छोटे मतलब पैकेट पैकेट के रूप में है, तो इस वजह से उसको कण बोल रहे हैं। तो प्रकाश की जो है दोहरी प्रकृति है उसको ही बताया गया है इस सिद्धांत में। ठीक है, तो फिर देख लीजिए इसको। देखो ये जो न्यूटन है, क्या लिखा है देखो, न्यूटन ने प्रकाश के कणीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रकाश कणों की धारा होती है। यह सिद्धांत व्यतिकरण और विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या में असफल रहा। ठीक है, मतलब इसी प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति है पदार्थ की, उसको न्यूटन ने स्टार्टिंग में इसको बताने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बताया तो ना तो वो व्यतिकरण को सेटिस्फाई कर पाया, ना तो विवर्तन को। ठीक है, तो ये असफल रहा, मतलब इनका जो सिद्धांत था इन्होंने जो बताया तो वो चीज़ असफल रहा। ठीक है, उसके बाद हाइगेन ने बताया था कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत के परमाणु निरंतर दोलन करते रहते हैं, जिससे चारों ओर तरंगे उत्पन्न होती है तथा प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में होता है। इस सिद्धांत का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती थी, किंतु यह सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रवाह या फिर कृष्णपिंडीय विकिरण आदि की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। तो इनका भी मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाया, यहाँ से भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके बाद जो मैक्स प्लांक ने, ठीक है, मैक्स जो प्लांक थे, मैक्सवेल, उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि तरंग की जो या फिर पदार्थ की जो दोहरी प्रकृति है वो सेटिस्फाई हुई। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अपन को एक्चुअल में पढ़ना है। ठीक है, नीचे में देखना, यहाँ पे मैक्सवेल लिखा है, उसी को पढ़ना है। मैक्सवेल ने तरंग सिद्धांत को विस्तृत धरातल प्रदान किया, मतलब यह है कि उन्होंने इस सिद्धांत को मेन आधारभूत अवधारणा दिया, कहने का मतलब। ठीक है, मेन आधारभूत, तथा तरंगों को वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में माना। तरंग को हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विकिरण होता है, तो उन्होंने ये माना कि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का रूप माना गया है। ठीक है, मैक्स प्लांक ने 1900 में प्रकाश क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, है ना, इसको अपन पढ़ चुके हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन कुछ दिन पहले पढ़े हैं ना, पता है ना, नाम से विख्यात है। आइंस्टाइन ने सन 1905 में इस सिद्धांत का विस्तार किया। ठीक है, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने 1905 में इस सिद्धांत का विस्तार किया। यह सिद्धांत प्रकाश की द्वैत प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, जो मैक्स प्लांक ने था, मतलब उन्होंने भी इसको सिद्धांत को आगे विस्तृत किया। उसके बाद जो आइंस्टाइन ने, इन्होंने प्रकाश से रिलेटेड करवा के प्रकाश की दोहरी प्रकृति को बताया। ठीक है, देखो, हाँ देखो, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग को पहले से पता है
क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रकाश जो किरण होती है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहती है। इसलिए प्रकाश चुंबकीय तरंगे जो बता रहा है, मतलब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे बता रहा है, या फिर प्रकाश जो है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जो कि छोटे छोटे बंडल या फिर क्वांटा के रूप में गमन करते हैं। ठीक है सर, 1924 में डी ब्रोगली ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार प्रकाश में कण व तरंग के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब आइंस्टाइन ने तो ये प्रूफ किया कि प्रकाश जो है एक तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल पैकेट के रूप में रहता है, और प्लस वो क्या करता है, एक तो बंडल के रूप में रहता भी है, पैकेट के रूप में, ऊपर से वो क्या कर रहा है, गति भी कर रहा है। तो उसमें जो प्रकाश है, प्रकाश में दोहरी प्रकृति को बता दिया गया। लेकिन उसी बात के बाद फिर क्या हुआ, 1924 में डी ब्रोगली ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार प्रकाश में कण व तरंग के गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार सभी सूक्ष्म द्रव्य कणों जैसे, ठीक है, सूक्ष्म द्रव्य कणों मतलब सूक्ष्म मतलब छोटे, द्रव्य मतलब पदार्थ, कणों मतलब कण, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि में भी द्वहरी प्रकृति पाई जाती है। ये सभी कण होने के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार द्रव्य, कण एवं प्रकाश की द्वहरी प्रकृति पाई जाती है। देखो है ना, परमाणु के बारे में बता रहा है, जैसे कि परमाणु में द्वहरी प्रकृति अब कैसे बताया जा रहा है। परमाणु अपन जानते हैं कि वो भी एक कण है, क्योंकि वो एक पदार्थ है, उसका भी कोई कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेरा है, कुछ ना कुछ उसका भी भार है ना। तो मतलब परमाणु भी और अणु भी कोई ना कोई एक मतलब पदार्थ है, ठीक है, और प्लस मतलब पदार्थ है, मतलब उसको आप एक कण के रूप में आप समझ सकते हो, ठीक है। परमाणु भी काफी छोटा रहता है, और मतलब एक कण के रूप में आप उसको इस चीज को मान सकते हो क्योंकि उसका भी कोई भार है, ठीक है। और उसका तरंग प्रकृति इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता रहता है ना। तो उस चीज को उसका तरंग के रूप में माना गया। मतलब उन्होंने इसको कंपेयर किया, किन्होंने, डी ब्रोगली ने, कि जब प्रकाश में भी तरंग और कण दोनों की प्रकार से व्यवहार करता है, तो फिर परमाणु, अणु इन लोग भी करते हैं, क्योंकि वो भी एक कण है और साथ में वो गति भी कर रहे हैं उसमें, है ना। तो इस वजह से अब देखो इसमें, अब देखिए डी ब्रोगली का समीकरण, ठीक है। सर्वप्रथम सन 1924 में डी ब्रोगली ने सुझाव दिया कि गतिमान सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, उन्होंने 1924 में यह सुझाव दिया कि जो गतिमान सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन में तरंग के भी गुण पाए जाते हैं, उसके अनुसार, ठीक है, जैसे कि बताया उन्होंने कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। उसके बाद उन्होंने परमाणु से रिलेशन किया। तो उसके बाद देखो, जो कण है उनका जो द्रव्यमान है स्मॉल m रखा, कोई द्रव्य कण स्मॉल m का द्रव्यमान का कोई कण, ठीक है, v वेग से गति करता है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ऐसे करके उस कण के संवेग के साथ अनिग्रस्त संबंध स्थापित किया, ठीक है। माने उन्होंने क्या किया, उसके तरंग दैर्घ्य और संवेग, तरंग दैर्घ्य और संवेग में संबंध स्थापित किया। लेकिन कैसे बता के किया, कि जो कोई कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और उस v वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब उसके तरंग और उसके संवेग में कैसा संबंध होगा, ऐसे करके। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला लिखोगे, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। फिर जहाँ पे क्या करोगे, फिर और एक नीचे स्टेप पे लिखोगे लैम्डा बराबर h/p की जगह पे क्या लिखोगे, p बराबर क्या होता है, mv² होता है, क्योंकि p मतलब क्या होता है, संवेग, जिसका क्या होता है m × v, ठीक है। तो इसको लिखोगे, फिर सेकेंड स्टेप में, पहले इसको लिखना फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसको लिखना लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, देखो जहाँ h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, p कण का संवेग है, और लैम्डा क्या है,
उस कण के तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। और क्या बताया गया देखो, द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहा जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं द्रव्य तरंगे, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने गणितीय संबंध स्थापित किया, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। डी ब्रोगली ने सन 1924 के अनुसार प्रकाश में तरंग व कण दोनों के गुण होते हैं। इसके अनुसार सभी गतिशील कण के साथ निश्चित तरंगदैर्घ्य की तरंगे संलग्न होती है। एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की जो तरंगे हैं वो कणों में क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। ये द्वैत प्रकृति होते हैं। मैक्स प्लांक के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा ई आवृत्ति न्यू से संबंधित होती है। तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग प्लांक क्वांटम का सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें हम लोग को ये पता था कि ऊर्जा जो है उसका जो मान होता है क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे देखो, अब आइंस्टाइन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसका क्या है, प्रत्येक कण के, है ना, प्रत्येक कण के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब प्रत्येक कण के द्रव्यमान की वजह से भी क्या होता है, उसका ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऐसा आइंस्टाइन का एक मतलब सिद्धांत है, जिसके अनुसार जैसे कि मैक्स प्लांक के अनुसार E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है। उसी प्रकार से आइंस्टाइन के अनुसार E इज इक्वल टू mc² होता है, ठीक है। ये किसके अनुसार है, मतलब ये है कि द्रव्यमान अगर उपस्थित होता है किसी पदार्थ में, प्रत्येक पदार्थ में अगर कोई द्रव्यमान है तो उसकी वजह से भी उसका क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऐसा आइंस्टाइन का संबंध है। और मैक्स प्लांक का क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहता है, जिसको फोटॉन कहते हैं अपन, है ना। तो वो कैसा होता है, उसका E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। तो इन दोनों जब क्या हो रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ E बराबर इतना और E बराबर इतना, तो दोनों ही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि राइट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए, ऐसा करके, है ना। तो हम लोग दोनों को संबंधित पहले वाले चीज को वन इक्वेशन रखेंगे, सेकंड वाले को सेकंड स्टेप रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा लिखेंगे, उसके बाद समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है। पहला और दूसरा से तो कैसे देखो, H मतलब mc² बराबर क्या किया गया है, एच न्यू कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों के ही राइट हैंड साइड को ही दोनों बराबर करके लिख दिया गया है, ठीक है। इतना तो मैथ्स में पढ़े ही होंगे। उसके बाद क्या है, mc² इज इक्वल टू एच न्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो न्यू का जो वैल्यू होता है ना, जो न्यू का वैल्यू होता है c/λ होता है, इतना तो अपन उसमें पढ़े थे, मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत में पढ़े थे। तो उसके हिसाब से क्या है, c अपॉन क्या है, लैम्डा होता है। तो इतना अपन इसको क्या कर दिए, देखो यहाँ पे mc² इज इक्वल टू क्या है, h इंटू c/λ। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, चूंकि अपन को क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करना है डी ब्रोगली का, है ना, तरंग, उसका तरंग हम लोग को ज्ञात करना है एक्चुअल में। तो लैम्डा अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पहले लिख लेते हैं, mc² इज इक्वल टू h इंटू c/λ, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा को अपन को यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र करना है तो कैसे हो जाएगा, देखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h इंटू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, mc²। तो c² और ये c करके कटेगा, तो तब क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या आएगा, h अपॉन क्या होगा, mc, ठीक है। तो ये है डी ब्रोगली का समीकरण एक्चुअल में, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लेना।
ऐसे आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा के मान क्या बताया है, तरंग दैर्घ्य, सी बराबर प्रकाश का वेग, एम जो है फोटॉन का द्रव्यमान है, इसको नोट कर लोगे, ठीक है। अरे लास्ट में इसका थोड़ा सा थ्योरी आप लोग देख लेंगे, ये वाला थोड़ा सा, बस वही चीज़ लिखा है जो बताई हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इतना ही पढ़ लेना। उसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़